अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आज प्रोग्राम है भारत की कोर्ट में जाके हम कर रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय जी जो कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू काफी हद तक क्लियर करते हैं, जो कि हम हर आदमी को, आम आदमी को उन चीजों की समझ नहीं होती। भारत की जो मुख्तलिफ समस्याएं हैं उनके हवाले से हमने, मेरी अश्विनी जी से एक लंबा अरसा ख्वाहिश थी कि मेरी उनसे बात हो सके। वो बीजेपी का भी पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली रखते हैं, लेकिन एक भारतीय होने के नाते, एक नेशनलिस्ट होने के नाते अबव पॉलिटिक्स जाके वो चीज़ों को देखते हैं और अपने देश के लिए चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो अश्विनी जी, नमस्कार एंड वेलकम टू द शो सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ भाई। मेरी बहुत इच्छा थी कि आपके साथ एक बार चर्चा करें और आज आपने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता सर, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप हमारे दरमियान हैं। हमें मैं भी एक आम आदमी हूं और एक आम आदमी के लिए चीज़ों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। आप हमें कुछ चीज़ें क्लियर कर दें। हर जब लास्ट 2019 में करंट गवर्नमेंट आई थी तो लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन थी और इस गवर्नमेंट ने इमीडिएटली उन एक्सपेक्टेशन को पूरा करना शुरू कर दिया था। जैसे कि वो आया था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, ट्रिपल तलाक हुआ, अयोध्या मंदिर हुआ। तो लोगों ने बहुत एक्सपेक्टेशन मान ली, लेकिन फिर ये कोरोना कांड आ गया, फिर कुछ इलेक्शंस आ गए जिसकी वजह से वो स्पीड खत्म हो गई। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2020 के एंड तक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ जाएगा, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन भी आ जाएगा, लेकिन अब ये इस पे रुकावट आ गई है। तो पहले तो मेरे पास कुछ इश्यूज हैं, मैं उन पे आना शुरू करूंगा। पहला इश्यू है माइनॉरिटीज के हवाले से। सर, मैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के साथ काम कर रहा हूं 1994 से, तकरीबन 27 साल हो गए। और मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है कि माइनॉरिटी की जो डेफिनेशन है ना, उसमें भारत पूरा नहीं उतरता। इसलिए कि माइनॉरिटी होती है जहां पे स्टेट का कोई रिलीजन हो। जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है तो वहां पे रिलीजियस माइनॉरिटीज होती हैं, लेकिन ये यूके में मैं बैठा हूं, यहाँ पे सेक्युलरिज्म है, तो सेक्युलरिज्म में सब बराबर होते हैं, कोई मेजोरिटी माइनॉरिटी नहीं होती। ये भारत में किस किस्म का सेक्युलरिज्म है कि वहां पे हूँ। माइनॉरिटीज को सारे फायदे भी मिल रहे हैं और मेजोरिटी को सब्जुकेट किया जाता है। तो उसके हवाले से सरकार क्या कर रही है और सरकार को क्या करना चाहिए? अरे भाई, जैसे आपने खुद बताया कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट वहां पे होता है जहां पे सरकार संविधान से नहीं, सेकुलर सरकार ना हो, बल्कि पर्टिकुलर रिलीजन की सरकार। पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, ईरान, इराक, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं या जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं। चूंकि इंडिया इंडिया एक हिंदुज्म कंट्री नहीं है, इंडिया इंडिया का जो ऑफिशियल कोई रिलीजन नहीं है, यहाँ तो सेकुलर एक कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 14 सभी नागरिकों के अधिकार बराबर हैं। आर्टिकल 15 कह रहा है किसी के जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 25 कहता है कि आप धोखाधड़ी मत करिए, लेकिन अपने अपने मजहब को आप पालन करिए, अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण मत कराइए। आर्टिकल 29-30 में ये लिखा हुआ है कि आप अपना, आप जो रीति रिवाज है, जो आपका कल्चर है, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इतने लिखा हुआ है। हमारे संविधान में कहीं माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। न भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन है, न भारत के किसी भी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन, न माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की कोई गाइडलाइन है। मैंने पहले आरटीआई फाइल करके सरकार से पूछा था, आप माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई कैसे करते हो, क्या गाइडलाइन कैसे है, पैरामीटर क्या है? 1% वाला, 2% वाला, 3% वाला, 5% वाला माइनॉरिटी, या कितने परसेंट वाला माइनॉरिटी? और फिर माइनॉरिटी स्टेट लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, या नेशनल लेवल पे होगा? तो जैसा आपने कहा, जब हमारा संविधान सबको बराबर अधिकार दे रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सबको बराबर अधिकार दे रहा है, तो यहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इनफैक्ट हम लोग
संविधान की भावना के खिलाफ जाके हम लोगों को लड़ा रहे हैं इस माइनॉरिटी मेजॉरिटी के चक्कर में। लोग माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं बनना चाहते, सरकारों ने माइनॉरिटी मेजॉरिटी बना रखा है और माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया, माइनॉरिटी की गाइडलाइन तय नहीं किया और 1992 में एक माइनॉरिटी एक्ट बना दिया, 1993 में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, उससे भी पेट नहीं भरा। तो 2006 में एक अलग से माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री कांग्रेस की सरकार ने बना दिया। अब कांग्रेस की सरकार ने 2006 में बना दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग से माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री सारे राज्यों ने भी बना दिया। तो आज की डेट में केंद्र में भी माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है, सारे राज्यों में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है, सेंट्रल लेवल पे माइनॉरिटी कमीशन है, सारे राज्यों में स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी कमीशन है। लेकिन माइनॉरिटी कौन है, 1% वाला माइनॉरिटी, 2% वाला माइनॉरिटी, ये डिफाइन नहीं है। और एक बात मैं आपको बताऊं, हमारा संविधान तो समता मूलक समाज की बात करता है, समता, समानता, समरसता, ये हमारे संविधान के कीवर्ड है, प्रियम्बल है, ये हमारा संविधान कहता है, इसको अचीव करने की जरूरत है। लेकिन सरकारों ने ठीक इसका उल्टा किया। सरकारों ने पहले सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को जातियों के आधार पर बांटा, जातियों के आधार पर अलग अलग कमीशन बना दिए, जातियों के आधार पर अलग अलग योजनाएं बना दिया, जाति के आधार पर अलग अलग कानून बना दिए, उससे भी पेट नहीं भरा। तो क्या किया, 1993 में एक माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया और फिर जैन को उसमें से निकाल के माइनॉरिटी बना दिया, बौद्ध को माइनॉरिटी बना दिया, सिख को माइनॉरिटी बना दिया। अरे भाई एक खास बात आप सोचिए जरा, भारत में एक हिंदू मैरिज एक्ट है, वो हिंदू मैरिज एक्ट हिंदुओं पे भी लागू होता है, जैन पे भी लागू होता है, बौद्ध पे भी लागू होता है, सिख पे भी लागू होता है। लेकिन दूसरी तरफ जैन, बौद्ध और सिख माइनॉरिटी होगा और हिंदू मेजॉरिटी। मतलब ये कॉन्सेप्ट जरा देखिए, एक तरफ एक कानून कहता है हिंदू मैरिज एक्ट की ये सब पे लागू होगा, जैन, बौद्ध, सिख पे भी लागू होगा, दूसरी तरफ माइनॉरिटी कमीशन जो नेशनल माइनॉरिटी एक्ट है वो कहता है 1993 वाला, कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने बनाया था कि नहीं नहीं, हिंदू मेजॉरिटी है, जैन, सिख, बौद्ध माइनॉरिटी है। और इतना गजब का तमाशा है, अभी लद्दाख एक आपका स्टेट बन गया, यूटी बन गया है, लद्दाख में हिंदू केवल 1%, वो माइनॉरिटी है, वो मेजॉरिटी कहलाते हैं, वो माइनॉरिटी नहीं कहलाते। लेकिन 50% जो है बौद्ध है, 46% जो मुस्लिम है, वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। लद्दाख में 2% हिंदू है, वो मेजॉरिटी कहलाते हैं। 96% मुस्लिम कम्युनिटी है, वो माइनॉरिटी कहलाती है। नागालैंड में 8% हिंदू है, वो मेजॉरिटी कहलाते हैं। 92% के आसपास वहां क्रिश्चियन है, वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। तो मतलब गजब का तमाशा चल रहा है। 30%, 31%, 32% वोट जो पार्टी वोट पाती है वो सरकार बना लेती है। तो मतलब भारत में 31% से 32% वोट पाने वाली पार्टियां सरकार बना रही है और यहाँ 96% जो कम्युनिटी है एक स्टेट में वो भी माइनॉरिटी बनी हुई। तो ये मतलब कहते नहीं खुला खेल फरुखाबादी, और इस पे बौद्धिक चर्चा भी नहीं हो रही। मीडिया पूरी तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को टीआरपी चाहिए, उसको गंभीर मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। ये मैं बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूं आरिफ भाई, भारत की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया केवल और केवल टीआरपी के चक्कर में घूम रही है। उसको एडवर्टीजमेंट चाहिए, उसको टीआरपी चाहिए, उसको पैसे चाहिए, उससे इन विषयों से कोई लेना देना नहीं कि वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, सरकारें क्या कर रही हैं। क्योंकि मीडिया तो एक तरीके से फोर्थ पिलर कहा गया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बाद भारत में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया। चौथा स्तंभ का काम यह है कि यह दिखाना कि संविधान क्या कहता है, जैसा आज आप चर्चा कर रहे हो, और वास्तव में सरकारें क्या कर रही है, वो कोई चर्चा नहीं कर रहा। ये तो मैंने पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया, तो एक दिन के लिए उनको मसाला मिला, एक दिन उन्होंने चर्चा कर लिया। लेकिन आगे जो फॉलोअप चर्चा होती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां बात पहुंची, और फिर प्रैक्टिकल चीजों को दिखाना, लद्दाख के चीजों को दिखाना, लक्षद्वीप की चीज को दिखाना, नागालैंड के सिचुएशन को दिखाना। और जो सिचुएशन हिंदुओं की कश्मीर में है आरिफ भाई, वही सिचुएशन हिंदुओं की नागालैंड में, वही सिचुएशन हिंदुओं की मेघालय में है, वही सिचुएशन हिंदुओं की मिजोरम में है। जिस तरीके से कश्मीर में जो अब यूटी बन चुका है, जहां 96% मुस्लिम है, जो 4% में वहां सिख और हिंदू है, वो खुलेआम अपनी होली नहीं खेल पाते, खुलेआम अपनी दिवाली नहीं मना पाते,
सेम सिचुएशन नागालैंड में, क्रिश्चियन वहां पे हिंदुओं को उसी तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं जिस तरीके से कश्मीर में हिंदुओं को मुस्लिम्स ने टॉर्चर किया। मेघालय और मिजोरम में हिंदुओं को उसी तरीके टॉर्चर किया जाता जिस तरीके कश्मीर में किया गया था। और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, SC ST एक्ट पूरे भारत में चलता है। मिजोरम, मेघालय, मणिपुर में SC ST के साथ इतनी ज्यादा एट्रोसिटी हो रही, इतना ज्यादा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं कि SC ST एक्ट में किसी को उठा के बंद कर। इतने ज्यादा वहां पे हिंदू बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, कभी भी वहां पे पॉक्सो का केस नहीं आता, जबकि खुलेआम छेड़छाड़ होती है। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय की बात मैं कर, ये सिचुएशन हो गई। तो मतलब पूरी दुनिया में जो माइनॉरिटी होती है वो समान अधिकार मांगती है। वो कहती है हमको जी बराबर अधिकार दे दो जो आपने मेजोरिटी को दिया। भारत इकलौता ऐसा देश है जो यहाँ की मेजोरिटी कम्युनिटी हिंदू है, वो कह रही है कि हमको वो अधिकार दे दो जो आपने क्रिश्चियन को दिया है, हमको वो अधिकार दे दो जो आपने मुस्लिम्स को दिया। तो यहाँ मेजोरिटी कम्युनिटी समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक संहिता के लिए संघर्ष कर रही है। पूरी दुनिया में जो कन्वर्जन होता है वो माइनॉरिटी का होता है। मेजोरिटी कन्वर्ट कराती है माइनॉरिटी को। जैसे पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में उनको उनका कन्वर्जन होता है, बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी में उनको कन्वर्ट कराया जाता है। भारत इकलौता देश है दुनिया का, जो जितना मैं समझ पाया, भारत इकलौता देश है दुनिया का जहां हिंदुओं को कन्वर्ट करते हैं। एक तरफ क्रिश्चियन कन्वर्ट करा रहे हैं साम दाम दंड भेद द्वारा, कुछ पैसे की लालच देके, गरीबों की मदद करके। दूसरी तरफ रेडिकल जो इस्लामिस्ट है वो कन्वर्ट करा रहे हैं, चाहे लफ्ज जिहाद के थ्रू करा रहे हैं, जैसे भी करा रहे हैं। तो मतलब धोखे के द्वारा, पहचान छुपा के, लालच दे के, पैसे से मदद करके, या काला जादू दिखा के, या चमत्कार दिखा के खूब खेल चल रहा है। और इस कोरोना के टाइम में भी खूब चला है। तो स्थिति यह है कि जब भारत एक ऐसा देश है जहां आर्टिकल 14 सबको बराबर अधिकार दे रहा है, 15 कहता भेदभाव मत करो, 16 कहता सबको समान अवसर दो, वहां पे इस माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में केवल एक बार माइनॉरिटी वर्ड आया है आर्टिकल 30 में, लेकिन डिफाइन नहीं किया गया। और उसमें लिखा क्या है? लिखा यह गया है कि भाई ठीक है, ये जो माइनॉरिटी होंगे ये अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर लेंगे, अपने रीति रिवाज का पालन कर लेंगे। और आया इसलिए था कि 1947 में जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पर। तो संविधान निर्माताओं को लगा कि चूंकि यहाँ हिंदुओं की सरकार बनेगी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि क्रिश्चियन के साथ और खासतौर पे मुस्लिम्स के साथ, चूंकि बंटवारा जो हिंदू मुस्लिम हुआ था उसमें क्रिश्चियन भी नहीं हुआ था, तो हमारे संविधान निर्माताओं को यह डर था हिंदुओं की सरकार बनेगी, ऐसा ना हो कि ईद मनाने पर रोक लगा दे, ऐसा ना हो कि रमजान पे बैन करते जैसा चाइना में होता है, ऐसा ना हो कि उनको अपना नमाज पढ़ने पे बैन करते। तो इस डर से एक आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी वर्ड डाला गया और ये कहा गया कि भाई इनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ये लोग अपना रीति रिवाज, अपना मजहब, अपने उसका पालन कर सकेंगे। इतनी सी बात थी। लेकिन उसके नाम पे क्या हुआ? माइनॉरिटी कमीशन बन गया, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई है, माइनॉरिटी के नाम से अलग स्टाइपेंड, माइनॉरिटी धर्म मजहब के आधार पे अलग से योजनाएं, मजहब के आधार पे अलग से लोन मिल रहा है, मजहब के आधार पे अलग से इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो 1947 जो इसलिए हुआ था, भारत लगभग उसी कगार पे चल रहा है। और मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमने इस चीज को नहीं रोका तो 2047 जो आजादी का 100वां वर्षगांठ होगी, 100 साल पूरे हो रहे होंगे 2047 में, ये भारत नहीं हो। हम लगभग दोबारा फिर से विभाजन का बीज बो चुके हैं और पर डे हम उसमें एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। हम विकास की तरफ नहीं बल्कि विनाश की तरफ जा रहे हैं इस तुष्टीकरण के चक्कर में। मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है ये दुनिया जानती है, और मदरसे में जो पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है वही भारत में ही पढ़ाया जाता है, वही बांग्लादेश में पढ़ाया जाता है। मदरसे में सबको समानता की बात नहीं सिखाई जाती, मदरसे में केवल और केवल मुस्लिम ब्रदरहुड सिखाया जाता है, ह्यूमन ब्रदरहुड नहीं सिखाया जाता। ये जग जाहिर है, आप तो आपको इस पे ज्यादा आपकी अच्छी एक्सपर्टीज, आप भी जानते हैं। वो मदरसा कहीं का हो, करिकुलम उनका कॉमन है, सिलेबस उनका कॉमन है। जो मुस्लिम वो पाक, जो
जो गैर मुस्लिम हो नापाक, जो मुस्लिम हो ठीक, जो गैर मुस्लिम हो काफिर। और उसके साथ क्या क्या होना चाहिए सबको पता है। वो 26 आयतें भी चैलेंज की गई सुप्रीम कोर्ट में, वो विषय अलग विषय है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरा ये कहना है अब समय आ गया है भारत में, चूंकि सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, भारत सरकार का कोई मजहब नहीं है, भारत सरकार कोई धर्म के आधार पर नहीं चलती, सेकुलरिज्म के आधार पर चलती है, सबको बराबर अधिकार मिला हुआ है। तो ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए, और जितने जल्दी खत्म हो जाएगा उतने ठीक है। नहीं तो हम दोबारा फिर से 2047 हमको एक खतरनाक स्थिति दिख रही है। अगर हमने इन चीजों को नहीं रोका तो 2047 में न भारत बचेगा, न भारतीयता बचेगी, न संविधान बचेगा, न सेकुलरिज्म बचेगा। दोबारा ये यहां वही स्थिति हो जाएगी जो स्थिति आज जिस तरीके से कट्टरवाद चरमपंथ पाकिस्तान में है, जिस तरीके से कट्टरवाद चरमपंथ बांग्लादेश में है, जिस तरीके से कट्टरवाद चरमपंथ आपका अफगानिस्तान में है, जिस तरीके से ईरान, इराक, सीरिया और बाकी जगह पे, इसमें कोई कहने में कोई दो राय नहीं। सर, इंटरनेशनल लेफ्ट मीडिया बायस्ड है। भारत के भी मीडिया वाले, राणा आयोग, बरखा दत्त वगैरह, एक इंटरनेशनली कैंपेन चली है कि भारत में तो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है और हिंदुत्व इज ए मैंडेट ऑफ टुडेज गवर्नमेंट। तो फिर आप इस हिंदू एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो भारत को या तो हिंदू राष्ट्र बना दे, या फिर ये माइनॉरिटी मेजोरिटी का ड्रामा खत्म करके प्योर सेक्युलरिज्म जो होना चाहिए वो ला दे। तो इस सरकार से मतलब क्या तवक्को ये नहीं होनी चाहिए? देखिए अरे भाई, भारत को बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में हवाला के जरिए, एफसीआरए के जरिए और अलग अलग सोर्सेस से बहुत बड़ी फंडिंग हो रही। और एक नया फंडिंग का मॉडल है। एफसीआरए के बारे में सब जान गए हैं, हवाला के बारे में सब जान गए हैं, काले धन से कैसे फंडिंग होती सब जान गए। एक मैं आपको आज नया आपको मॉडल बताता हूं किस तरीके से फंडिंग हो रही है। फंडिंग ये हो रही है कि मान लीजिए खाड़ी देश में कोई आदमी नौकरी कर रहा है, उसका जो महीने के तनख्वाह है वो 2000 रियाल। अब उसको वहां से 2000 रियाल की बजाय 3000 रियाल दिया जाता है। चूंकि उसकी इनकम जो है वो टैक्स फ्री है, उसको यहाँ आईटीआर फाइल नहीं करना, कहीं लिख के नहीं देना कि उसको कितना वेतन मिल रहा है। तो 2000 वो अपने बैंक में भेजे या 3000 बैंक में भेजे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हो क्या रहा है कि जो उसको 1000 रियाल एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, उसको ये कहा जा रहा है कि भाई बैंक से निकालना और फला वाली मस्जिद में इसको ये मतलब पहुंचा दे। तो अगर साल भर में उसको 10,000 रियाल एक्स्ट्रा दिया गया और ये कहा गया कि इस 10,000 रियाल को रुपए में कन्वर्ट करा के तुम फला वाले मदरसे में पहुंचा दे, तुम फला वाली मस्जिद में पहुंचा दे। मुझे लगता है शायद इस मॉडल की तरफ आपका 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 भी ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन ये भारत में बड़े पैमाने पे मॉडल चल और बड़ा सेफ मॉडल है, एकदम सक्सेसफुल मॉडल है। उसको भी कोई दिक्कत नहीं। जो वहां नौकरी कर रहा है भाई, उसकी नौकरी चल रही है, नौकरी चलने के लिए आदमी कंप्रोमाइज कर ही लेगा कि भाई ठीक है, हमें 2000 या 3000 मिल रहा है, हमारा घर हमको घर से देने के लिए तो कह नहीं रहे, हमको एक्स्ट्रा दे रहे हैं और निकाल के हमें कहीं पहुंचाना है। ये एक बड़ा मॉडल चल रहा है, इस पे मुझे लगता है चर्चा करने की जरूरत है। मैंने 2-4 जगह इसकी बात किया, लेकिन ये इतना सेफ मॉडल है कि ये हमारे एजेंसियों के पकड़ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब गल्फ में जा रहे हैं कोई लेटर हेड कोई नहीं, भाई नाई की नौकरी करने जा रहे हैं, मिस्त्री की नौकरी करने जा रहे हैं, प्लम्बर की नौकरी करने जा रहे हैं, तो कोई लेटर हेड पे बाकायदा अपॉइंटमेंट लेटर तो इश्यू नहीं हो रहा है कि 2000 रियाल मिलेगा, 3000 रियाल मिलेगा। सारा कॉन्ट्रैक्ट पे काम होता है और वहां जाके वो पैसा भेज रहे हैं और वो पैसा निकल के चला जा रहा है। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है, मैंने भी कुरान पढ़ी है, मैंने भी हदीस पढ़ी है। अब्दुल्ला यूसुफ अली की बहुत अच्छी कमेंट्री है कुरान पे, मैंने पूरी कुरान पढ़ी हुई है। आपको गल्फ कंट्रीज में आपको एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा, क्योंकि पक्का कब्रिस्तान इस्लाम में हराम माना गया। भारत में बाकायदा हर जिस गांव में 2 परिवार भी रहते हैं मुस्लिम्स के, वहां भी एक पक्का कब्रिस्तान वो ले रहे हैं, बाकायदा बाउंड्री बनवा रहे हैं, जबकि हराम है। गल्फ कंट्रीज में आपको एक भी मजार नहीं मिलेगा। नहीं है। भारत में आपको किसी भी सड़क से चलिए, आपको हर 1 किलोमीटर के बाद एक हरी चादर आपको दिखाई पड़ जाएगी।
और देखते देखते वहां अच्छा खासा एक स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। तो जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां मजार हराम है, नापाक है, भारत में वो पाक है। जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां पक्का कब्रिस्तान नहीं है, भारत में है। वहां तो जरूरत पड़ने पे कब्रिस्तान पे कहीं मान लीजिए कब्रिस्तान यूज भी कर रहे हैं, अगर वहां सड़क निकालना है तो ठीक है, उसकी खुदाई कर देते, वहां सड़क निकाल देते, कब्रिस्तान बगल में शिफ्ट हो जाता। यहाँ तो कब्रिस्तान की वो स्थिति हो गई जैसे एक मस्जिद की हो गई है। जिस तरीके से मस्जिद के लिए झगड़ा चल रहा है वैसे कब्रिस्तानों के लिए झगड़ा चल रहा है। तो बड़ी मात्रा में फंडिंग हो रही। दूसरी तरफ क्रिश्चियन का वही हाल है। एफसीआरए के जरिए यहाँ पे इतने एनजीओ बने हुए, इतने फंडिंग हो रही, इतनी फंडिंग हो रही है कि आप ये देखिए कि पूरा पूर्वोत्तर हाथ से निकल चुका है। आपके नॉर्थ ईस्ट में हिंदू कहीं 8% बचे हैं, कहीं 3% बचे हैं, कहीं 5% बचे हैं। अब मिशनरियों ने सेवा के नाम पे कदम आगे बढ़ा दिया। यूपी में उनका खेल शुरू हुआ, बिहार में उनका खेल चल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी खेल चल रहा है। तो पहले उन्होंने आदिवासी जहां पे बहुल एरिया था, पिछड़ा एरिया था, SC ST ज्यादा थे, ट्राइब्स ज्यादा थे, वहां पे काम शुरू। और आज की डेट में गुरुओं की धरती पंजाब में ये खेल चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च जालंधर में बन रहा है, सिखों की धरती पे, गुरुओं की धरती पे। ये सिचुएशन हो गई। तो भारत को बर्बाद करने के लिए एक तरह पश्चिम देशों से पैसा आ रहा है, दूसरी तरफ खाड़ी देशों से पैसा आ रहा है। एक समुदाय को, एक मजहब को खाड़ी देशों से मिल रहा है, दूसरे मजहब को पश्चिम देशों से मिल रहा है। और जिनका आपने नाम लिया, ये लेखक, बुद्धिजीवी और पत्रकार और कलमकार जो भी हैं, अपने आप को जो कुछ कहते हैं, इनको बड़ी मात्रा में फंडिंग हो रही है। भारत विरोधी लेख लिखने के लिए इनको फंडिंग हो रही है, भारत विरोधी ट्वीट करने के लिए इनको फंडिंग हो रही है, भारत में हिंदू मुस्लिम को और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए इनको हो रही है, फंडिंग हो रही। और रूल ऑफ लॉ यहाँ बर्बाद होता चला जा रहा है, कानून का शासन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आपने केरल में क्या देखा, उसके बाद बंगाल में क्या देखा, अभी बिहार के पूर्णिया में शुरू हो गया। तो ये लगातार बर्बादी की तरफ स्थिति बन रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम पर डे विकास नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम पर डे विनाश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया से गायब हो चुके हैं। पर्शिया ईरान बन गया देखते देखते, कुंभा काबुल बन गया देखते देखते, गंधार जो दुर्योधन का ननिहाल था, देखते देखते वो कंधार बन गया। कैकेय जहां राजा भरत का ननिहाल था, वहां से रानी कैकेयी आई थी, आज वो पेशावर बन गया। तक्षशिला रावलपिंडी बन गया। तो पूरी दुनिया से एक तरीके से खत्म होने की कगार पे आ गए। उसका कारण एक था, कारण ये था कि हमारे पहले के भी जो सनातनी राजा थे वो केवल सत्ता के लिए लड़ते रहे, उन्होंने सनातन के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। वहीं दूसरी तरफ गोरी, गजनी, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, उन्होंने सत्ता के लिए नहीं लड़ाई लड़ी। सत्ता तो उनको रिजल्ट में मिला, लेकिन अल्टीमेट टारगेट उनका सत्ता नहीं था। अगर सत्ता उनका टारगेट होता तो जीत लेते, आराम से रहते, राज करते। फिर बलात्कार क्यों करते, फिर धर्मांतरण क्यों कराते, तलवार के दम पे इतना सारा कत्लेआम क्यों कराते। उनका टारगेट सत्ता था ही नहीं। अगर सत्ता गोरी का टारगेट होता तो 17-18 बार वो अटैक नहीं करता, कहीं और चला जाता अटैक करने। उसका टारगेट था इसको जीतना है, यहाँ पे हमें शिफ्ट करना, अपना इस्लामिक हुकूमत बनानी है। और अगर पृथ्वीराज का टारगेट सनातन होता तो पहली बार में उसको मार देते। वो 17 बार माफ नहीं करते। 17 बार माफ किया क्योंकि उनको जैसे लगता उनका राज्य सुरक्षित हो गया वो माफ कर देते, अपने राज्य के बाहर निकाल के चुपचाप बैठ जाते। उन्होंने सोचा ही नहीं है कि ये अगला जो है ये सत्ता के लिए नहीं, ये बल्कि इस्लाम के लिए लड़ रहा है। तो अंतर ये था, गोरी और पृथ्वीराज चौहान का अंतर ये था कि गोरी इस्लाम के लिए लड़ रहा था, चौहान साहब अपने राज्य के लिए लड़ रहे। वो जैसे उनको लगता था हमारा राज्य सुरक्षित हो गया, वो चुपचाप बैठ जाते, माफ कर देते। और वो चूंकि उसको कैप्चर करना था, इस्लामिक हुकूमत यहाँ बनानी थी, इसलिए बार बार अटैक कर रहा था। साम दाम दंड भेद युद्ध में कहते हैं सब जायज है। उसने झूठ बोला, ये किया, वो किया, संधि किया, अंत में मार दिया। हमारे राजाओं ने सनातन के बचाने के लिए, सनातन के प्रचार प्रसार के लिए
कभी साम दाम दंडभेद उपयोग नहीं किया। वो केवल अपने अपना अपना एरिया देखते रहते, हमारा एरिया सुरक्षित हो जाए बस बात खत्म, अगर बगल में भाड़ गया हमारा शासन चलता रहे, हमारी राजशाही चलती रहे। शायद यही कारण था कि हम पूरी दुनिया से गायब हो गए। भारत में भी 9 राज्यों में माइनॉरिटी हो चुके हैं जो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और धीरे 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 बहुत तेजी के साथ जैसे 9 राज्यों में माइनॉरिटी हो गए, बंगाल में 28% हो चुके हैं मुस्लिम, तो 28% से 40% होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता भाई। भारत में 1950 में 8% मुस्लिम, आज 18% हो गए। अब 18% से 36% होने में ज्यादा टाइम नहीं लगे। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि मुझे इस्लाम से कोई नफरत, बात केवल इतनी है कि कौन सा मजहब, कौन सी विचारधारा इक्वलिटी की बात करती है, कौन सी विचारधारा इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी की बात करती है, कौन सी बात, हाँ, फ्रेटर्निटी की बात करती है, कौन सा ऐसा मजहब है, कौन सी ऐसी विचारधारा है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, नारी तू नारायणी की बात करती है, महिला पुरुष सब बराबर है उसकी बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, सर्वधर्म समभाव की बात करती है। कोई और इस्लाम तो नहीं कर रहा है। अगर इस्लाम ये करने लग जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं इस्लाम एक रिलीजन है और हिंदुज्म एक धर्म है, सनातन धर्म है, इस्लाम रिलीजन है। हम लोगों ने मिक्स कर दिया है कि बेसिकली क्या हुआ कि धर्म के लिए कोई अंग्रेजी में कोई वर्ड ही नहीं एक्चुअली, जो धर्म है उसके लिए इंग्लिश में कोई वर्ड है ही नहीं। रिलीजन तो एक पंथ की बात करता है, रिलीजन एक पर्टिकुलर तरीके से जीवन जीना, वो है रिलीजन, एक सेक्ट है, वो पंथ है, एक समुदाय है, वो सनातन नहीं है। धर्म तो केवल सनातन धर्म, और ये सनातन धर्म अगर दुनिया से जहां जहां घटेगा, जहां जहां कम होगा, वहां वहां अशांति बढ़ेगी, वहां बहन बेटियों के साथ अत्याचार होगा, वहां बहन बेटियां आराम से अच्छी जिंदगी नहीं जी पाएंगी, वहां बहन बेटियां गुलाम होंगी। और उसका मैं 2 एग्जांपल आपको देता हूं। सनातन धर्म में एक सिस्टम था कि जो छोटा राज्य हो या छोटा कस्बा हो, वहां का जो राजा होता था उसकी लड़की के नाम उस पे पड़ता था। यानी जैसे कौशल राज्य था, उसकी उनकी राजकुमारी का नाम कौशल्या। कैकेय राज था जो अब पेशावर बन गया, उनकी राजकुमारी का नाम कैकेयी। सौमित्र राज्य था, राजकुमारी का नाम सुमित्रा। गंधार था जो अब कंधार बन गया, राजकुमारी का नाम गंधारी। ये एक सिस्टम था। मतलब सोचिए जरा कि बेटियों को कितना बड़ा एक दर्जा दिया जाता था। स्वयंवर प्रथा थी, बेटियां अपने आप अपना पति चुन सकती थी, लेकिन ये व्यवस्था गंधार में तब तक थी जब वहां सनातन था। जब वो कंधार बन गया और अब अफगानिस्तान बन गया है, वहां क्या सिचुएशन है? अभी कुछ दिन पहले लड़कियों के स्कूल में बम ब्लास्ट किया गया और ये कह दिया गया लड़कियां निकलेंगी उनका सर ढका रहेगा, लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। ईरान इराक में लड़कियों की क्या पोजीशन है, सीरिया में लड़कियों की क्या पोजीशन है? तो इसमें बात ये नहीं हिंदू और इस्लाम की बात नहीं, बात यह है कि अगर ये सनातन पद्धति, सनातन धर्म, सनातन रीति रिवाज जिंदा रहेगा, सबको बराबर अवसर मिलेगा, सबको समान अवसर मिलेगा, महिला पुरुष को समान अवसर मिलेगा, हिंदू मुस्लिम सबको समान अवसर मिलेगा। लेकिन सनातन अगर कमजोर पड़ा, इस्लाम हावी हुआ, तो वो सबको बराबर की नजर से नहीं देखता। देखते देखते पाकिस्तान में 23% माइनॉरिटी थे। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 23% माइनॉरिटी थी। अब की आज की रेट में 2% बचे हुए, 21% गायब हो गए 70 साल में। दूसरी तरफ भारत जो 8% थे मुस्लिम, 18%, और पाकिस्तान जो 23% कम्युनिटी तो 2% हो गई। क्यों? क्या हिंदुओं के बच्चे नपुंसक होते हैं या हिंदुओं की लड़कियां बाज होती हैं, उनसे बच्चे नहीं पैदा होते? सबको पता है कि वहां पे बाकायदा तलवार के दम पे, लालच के दम पे, धोखे से उठा के स्कूल से उठाना, सब कुछ किया गया। और 70 साल में जो 23% कम्युनिटी थी उसको 2% पे लाके रख दिया। वो 2% भी भागने की कगार पे। उसको तो अगर भारत में नागरिकता मिल जाएगी, भारत में छोड़ के भाग आएगा, सब कुछ छोड़ के भागने के लिए तैयार है। अपना घर छोड़ना, अपना वतन छोड़ना, अपना रीति रिवाज छोड़ना, अपना धर्म छोड़ना, ये बहुत पीड़ादायक होता है। लेकिन जी सर,
आप माइनॉरिटीज के हवाले से जो बता रहे थे कि गजनी और गौरी और उसका पृथ्वीराज चौहान का फर्क। हाँ, तो आरिफ भाई मैं ये कह रहा था कि अगर हम देखें कि पहले जो सिचुएशन थी, किसी भी अच्छी चीज को बढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई भी रीति रिवाज, कोई भी कस्टम या कुछ भी अच्छा है तो उसको बढ़ाना सरकार की ड्यूटी होती है। न पहले के राजाओं ने बढ़ाया, मुगल तो बढ़ाते नहीं, अंग्रेज तो बढ़ाते नहीं, लेकिन 1947 या 1950 के बाद भारत की सरकारों ने भी नहीं बढ़ाया। और नतीजा ये हुआ कि सनातन धर्म जो सर्वधर्म संभाव की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सबका साथ सबका विकास की बात करता है, नारी तू नारायणी की बात करता है, महिला पुरुष के समानता की बात करता है, हिंदू मुस्लिम के समानता, सब मतलब सब मनुष्यों में एक समानता की बात करता, भाईचारे की बात करता है। वो सिकुड़ता सिकुड़ता आज की डेट में देखिए कि भारत के 9 राज्यों से भी सिकुड़ गया, पूरी दुनिया से सिकुड़ा सिकुड़ा भारत के 9 राज्य सिकुड़ गए। और उसका जो नतीजा ये निकला कि जहां जहां सनातन धर्म घटा है वहां वहां अशांति बढ़ी है। इसका एक डेटा भारत के इलेक्शन कमीशन से लिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के पास संवेदनशील बूथों की एक लिस्ट होती है। मैंने कई बार इलेक्शन कमीशन से कहा कि जो संवेदनशील बूथों की लिस्ट है एक बार उसको पब्लिश कर दी, कम से कम उस पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अखबार वाले या बुद्धिजीवी उस पर एक रिसर्च करके देखें कि आखिर संवेदनशील बूथ होते कहां जाता है। वो नहीं करना चाहते, उनकी मजबूरी है, या चाहते हैं कि नई डिबेट शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां जिन जिन बूथों पे हिंदू कम है वही बूथ संवेदनशील है। ये पूरे में भारत की बात करते हैं। और दूसरा एग्जांपल आपको मैं दिया कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म किसी को कमजोर नहीं करता, वो किसी का धर्मांतरण नहीं कराता, बाकी सब कराते हैं। भारत में क्रिश्चियन कन्वर्ट करा रहे हैं, बड़े पैमाने पे करा, सेवा के नाम पे करा रहे हैं। सेवा के नाम पे गरीबों को, दलितों को लगातार लालच दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, कभी स्कूल में एडमिशन करा दे रहे हैं, इसके नाम पे धर्मांतरण करा। और अगर आप वर्ल्ड वाइड देखिए तो कुंभा बहुत शांत था, वही कुंभा आज की डेट में काबुल बन गया, और काबुल कितना अशांत है सब जानते हैं। पर्शिया बहुत शांत और खुशहाल देश, कुछ कबीलाई गए, कुछ वहां मदरसे खुले, और देखते देखते वो पर्शिया ईरान बन गया। उसके बाद फिर झगड़ा शुरू हुआ, ईरान इराक बन गया। आज की डेट में ईरान इराक में महिलाओं की क्या स्थिति है, गैर मुस्लिमों की क्या स्थिति है, सब जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्टडी सेंटर, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी तक्षशिला में हुआ करती थी, आचार्य चाणक्य वहां प्रोफेसर हुआ करते थे। वहां सबका साथ सबका विकास की बातें होती थी, वसुधैव कुटुंबकम की बात होती थी, नारी तू नारायणी की बात होती थी। आज वो तक्षशिला रावलपिंडी बन चुका है। रावलपिंडी में मुस्लिम्स के अलावा किसी के लिए जगह नहीं है। अब वहां होली नहीं मनाई जाती, अब वहां दिवाली नहीं मनाई जाती रावलपिंडी में। कैके राजा दशरथ का ससुराल थी, राजा दशरथ ससुराल थी, वहां राजा भरत का ननिहाल था, वो कैके पेशावर बन गया। और दुनिया का सबसे भव्य विष्णु का मंदिर कभी कैके में हुआ करता था। आज की डेट में पेशावर में आपको भगवान विष्णु का एक मंदिर मिलेगा नहीं। कभी किसी जमाने में बहुत बहुत ही अच्छा भव्य मंदिर गंधार में हुआ करता था। राजा ने बनवाया था अपनी राजकुमारी गंधारी के लिए, क्योंकि गंधारी शिव भक्तनी थी, वो वहां पूजा करने जाती थी। वो गंधार अब जब कंधार बन गया, वहां वो भगवान शंकर के मंदिर का कोई एक अंश भी नहीं बचा। तो इसलिए पूरी दुनिया से मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में समता समानता का कॉन्सेप्ट चलता रहे, इक्वलिटी जस्टिस की बात होती रहे, भाईचारा बना रहे, महिला पुरुषों में जो अंतर है ये ना हो, उसके लिए जरूरी है सनातन का जिंदा रहना। दुर्भाग्यवश हमारी सरकारों ने आजादी के बाद से इस विषय पर कभी ध्यान नहीं दिया। हमारे राजा भी सत्ताजीवी थे, हमारे नेता भी ओटजीवी हो गए। हमारे राजा, मैंने आपको बताया था कि गोरी ने 17 बार आक्रमण इसलिए किया था
कि उसको सत्ता नहीं चाहिए थी, उसको इस्लाम की हुकूमत यहाँ पे खड़ी करनी थी। और पृथ्वीराज चौहान बार बार उसको माफ इसलिए कर देते थे जैसे उनको लगता था कि उनका राज्य सुरक्षित हो गया, वो उनके राज्य की बाउंड्री के बाहर चला गया, उसके बाद वो बैठ जाते थे। कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। और पूरी दुनिया में एक भी युद्ध किसी एक सनातन राजा ने सनातन के प्रचार प्रसार के लिए नहीं लड़ा। जितने भी राजा हुए हैं वो सारे के सारे अपनी सत्ता के लिए लड़े हैं, अपनी सत्ता को बचाने के लिए लड़े हैं, और जैसे उनकी सत्ता बच जाती थी वो चुपचाप घर में बैठ जाते थे। लेकिन दूसरी तरफ चाहे वो गजनी हो, बाबर हो, हुमायूं हो, औरंगजेब हो, चाहे वो टीपू सुल्तान हो, XYZ कोई नाम ले लीजिए, उन्होंने सत्ता के लिए एक भी लड़ाई नहीं लड़ी। अगर सत्ता के लिए लड़ना होता तो औरंगजेब कन्वर्ट क्यों कराता? जीत तो लिया था, आराम से रहता रहता, कन्वर्ट कराने की क्या जरूरत? गुरुओं को सीधे सीधे खौलते पानी में डलवाने की क्या जरूरत? गुरुओं को आरा से चिरवाने की क्या जरूरत थी? उनका लक्ष्य सत्ता था ही नहीं, किसी का लक्ष्य सत्ता नहीं था, सबका लक्ष्य था इस्लाम की स्थापना। और वही दूसरी तरफ आप मुझे एक भी हिंदू राजा बनाइए, एक भी सनातनी राजा बताइए जिसने वास्तव में सनातन को प्रचार प्रसार करने के लिए, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए किसी एक देश पे हमला किया हो और उस देश पे कब्जा किया हो और कब्जा करके वहां पे सनातन सिस्टम लागू किया। एक भी एग्जांपल नहीं। अब तो जो हो गया सो हो गया, हम उस पर तो नहीं जा सकते, लेकिन हम तो ये कहते हैं अब जब संविधान चल रहा है, भारत संविधान से चल रहा है, और संविधान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे रिलीजन और धर्म दो अलग अलग चीजें हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान दो अलग अलग चीजें हैं। संविधान के लिए इंग्लिश में कोई वर्ड है ही नहीं। संविधान का मतलब होता है, अरे भाई, संविधान, ऐसा विधान जो सब लोगों पे समान रूप से लागू हो, उसको संविधान कहते हैं। सम प्लस समधन विधान बराबर संविधान। जब संविधान को हम दो उसको संधि विच्छेद करते हैं, तो भारत में आज की डेट में संविधान है ही नहीं। जातियों के आधार पे कानून बना दिया, उससे भी पेट नहीं भरा, तो मजहब के आधार पे कानून बना दिया। जातियों के आधार पे योजनाएं पहले बनाई सनातन धर्म को खत्म करने के लिए, उससे भी पेट नहीं भरा, तो मजहब के आधार पे योजनाएं शुरू कर दिया। साउथ में खासतौर पे तमिलनाडु का मैं एग्जांपल आपको देता हूं और केरल का एग्जांपल देता हूं। वहां पे क्या है कि क्रिश्चियन और मुस्लिम को वजीफा मिलेगा, वो भले ही वो समृद्ध हो, भले ही वो पैसे वाला हो, सरकारी स्कूल में, लेकिन गरीब हिंदू को नहीं मिलेगा। तो नतीजा क्या हो रहा, कहते नहीं मरता क्या ना करता। एक गरीब हिंदू है बेचारा, उसके बगल वाले को अगर जो उसके पड़ोसी में ठीक ठाक समृद्ध है मुस्लिम, उसके 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 बच्चे को पैसा मिल रहा है, वो हिंदू को नहीं मिल रहा है। तो मजबूरी में क्या करता है, वो जब फॉर्म भरता है तो रिलीजन वाले कॉलम में नाम वाम सब वही रखता है, नाम रहेगा अश्विनी कुमार, अरविंद कुमार, जो भी है, उसमें डाल देगा क्रिश्चियन, केवल रिलीजन वाले कॉलम में। अब जो बच्चा फर्स्ट से लेके 12वीं तक लगातार क्रिश्चियन 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 क्रिश्चियन, उसके दिमाग में क्रिश्चियनिटी बैठ गई है, तो वो क्रिश्चियनिटी को चेंज कैसे करेगा? वो सारे रिकॉर्ड में क्रिश्चियन हो गया और धीरे 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 वो सनातन धर्म से दूर चला गया। तो भारत में केवल मिशनरियां ही कन्वर्ट नहीं करा रही हैं, बल्कि यहां तो स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन इसलिए कह रहा हूं कि भैया तुम गरीबी के आधार पे कोई योजना क्यों नहीं चला रहे? गरीब हिंदू का बच्चा है तब भी वजीफा दो, मुस्लिम का बच्चा है तब भी वजीफा दो। अगर हिंदू लोन लेना चाहता तो वो भी उसको भी दे दो, नीडी है, और मुस्लिम लोन लेना चाहता उसको भी दे दो। लेकिन बैंक में खाता खोलने के लिए अलग से आप काउंटर लगा रहे हो, अलग से आप अल्पसंख्यक के नाम पे अलग से योजनाएं शुरू कर रहे हो, अल्पसंख्यक के नाम से अलग से तालीम शुरू कर रहे हो, और तो और यहाँ अपने अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन बना दिए। क्यों? सारे लोग एक साथ मिलकर पढ़े तो क्या दिक्कत? अलीगढ़ हो या जामिया हो, सब लोग एक साथ मिलकर पढ़े तो क्या दिक्कत? BHU में सब लोग मिलकर पढ़े तो क्या दिक्कत है? जरूरत क्या है अलग से करने के लिए? और जब मजहब के आधार पर हमारा विभाजन हो चुका, पूरी दुनिया देख चुकी है, ये तो लाइव एग्जांपल है। इस्लाम जहां बढ़ता है वो 50 साल के अंदर दूसरों को वहां जीना मुश्किल कर देता है, वो विचारधारा वैसी है वहां, तो दूसरों को खत्म कर देता है। अभी तो लेबनान की स्थिति देख लीजिए, लेबनान कहां चला गया, कश्मीर कहां चला गया।
आपका लद्दाख लक्षद्वीप कहाँ चला गया? तो जब ये हम सब जानते हैं तो जानबूझ के आंखों देखे शुतुरमुर्ग बने हुए और हम ये बात कहते हैं तो हम कम्युनल हो गए। जब हम सच्चाई बता रहे हैं कि भैया स्थिति ये है, यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा नहीं है बल्कि दो विचारधाराओं का झगड़ा है। एक विचारधारा कहती है कि नहीं, आपको इसी तरीके से कपड़ा पहनना, इसी तरीके से त्योहार मनाना, इसी तरीके से आपको पूजा करनी, इसी तरीके से सजदा करना। दूसरा एक कहता है नहीं, आप जैसे करना करो, जैसे शादी करना वैसे कर लो, कोर्ट में कर लो, मंदिर में कर लो, फेरे ले लो, घर में कर लो, पार्क में जाके कर लो, जहाज में कर लो, कैसे भी कर लो। तो यहाँ ये विचारधारा की टकराहट है और उस विचारधारा की टकराहट में हमारी सरकारें, चूंकि वोट लगातार बढ़ता जा रहा है, मुस्लिम्स कम्युनिटी के वोट लगातार स्ट्रांग होते जा रहे हैं, तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चलती जा रही है। माइनॉरिटी कमीशन बन गया, माइनॉरिटी एमनेस्टी बन गई। और जहां तक आपने कहा कि इस सरकार को तो गजब को बदनाम कर रहे, एक भी ऐसी योजना नहीं है जिसमें 30% से 35% मुस्लिम्स ने बेनिफिट नहीं लिया। 2014 की बात बता रहा हूं। जनधन खाता 32%, जो टोटल जनधन खाता खुला उसका 32% अकेले मुस्लिम्स का खुला है। मुफ्त का मकान 34% अकेले मुस्लिम्स को गया। मुद्रा लोन शायद 32% या 31% मुस्लिम्स को गया। तो एक भी केंद्र सरकार की योजना नहीं है, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे वो पेंशन योजना हो, चाहे वो किसानों को जो सब्सिडी दी जा रही वो योजना हो, चाहे मुफ्त का मकान हो, एक भी, चाहे वो अटल एक्सीडेंट वाला लोन की योजना है, कोई योजना ऐसी नहीं है जिसमें 30 से 35% मुस्लिम्स की भागीदारी नहीं है, जबकि उनकी संख्या 18% है। लेकिन जो पार्टिसिपेशन है, फायदा लेने में, वो 35% है, 34% है, 32%। इसके बाद भी कह रहे नहीं नहीं, ये तो सरकार जो है हिंदूवादी सरकार है। ये तो मतलब वो कहते हैं कि इसको इस तरीके से बातों में उलझा के रखो कि अपना एजेंडे जो वास्तव में काम करना है वो काम ही ना हो पाए। मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूं किस तरीके से पुष्टिकरण हुआ। 125 बार संविधान बदला जा चुका है, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला जा चुका है, लेकिन ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 100% लागू नहीं किया। मतलब जो मूल संविधान है, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने मिलकर बनाया, 300 लोगों ने मिलकर, और वो जो 300 लोग थे उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब लोग थे। ऐसा नहीं केवल हिंदू थे उसमें। भाई रफी अहमद किदवई थे, मौलाना कलाम थे, सर सैयद अहमद खां थे, हर कम्युनिटी के लोग थे, एंग्लो इंडियन थे, क्रिश्चियन थे, सारे लोग थे। सबने मिलकर तय कर लिया आर्टिकल 14 में सब लोग बराबर रहेंगे, सरकार नहीं मान रही। सब लोगों ने मिलकर कहा आर्टिकल 15 बना दिया, कोई भेदभाव नहीं होगा, सरकार भेदभाव कर रही है। सबने मिलकर कहा आर्टिकल 16 सबको समान अवसर मिलेगा, सरकार नहीं लागू कर रही है। सबने कहा आर्टिकल 44 इस देश में मजहब के आधार पे अपने अपने पर्सनल लॉ नहीं होंगे बल्कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। किसी और दिन में, चूंकि बहुत लंबा विषय यूनिफॉर्म सिविल कोड, में आपसे अलग से चर्चा कर सकता हूं अगर आप कहेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 होगा, सरकार लागू नहीं कर रही है। आर्टिकल 47 कहता है कि आप इस देश में शराब, मतलब बिल्कुल उल्टा देखिए चल रहा है। आर्टिकल 47 कहता है इस देश में आप भारत को नशा मुक्त, शराब मुक्त बनाओगे, और हर मोहल्ले में, हर 1 किलोमीटर पे आपको यहाँ पे देसी शराब की दुकान, अंग्रेजी शराब की दुकान, सब कुछ मिल जाएगा। आर्टिकल 47 कहता है नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 351 कहता है, आर्टिकल 351 कि सरकार की ये ड्यूटी है, केंद्र सरकार की, वो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे कि पूरे देश भर के लोग हिंदी लिखना, पढ़ना, बोलना ये कर सके। उसका पर्पज ये था जो संविधान में हमारे दिया गया कि अंग्रेजी हमारी कनेक्टिंग लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। उसमें संविधान सभा में डिबेट हुई, चूंकि 80% इंडिया के लोग हिंदी बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जो बाकी परसेंट है थोड़ा उनको भी प्रमोट कर दीजिए, तो हिंदी विल बिकम द कनेक्टिंग लैंग्वेज ऑफ इंडिया। आज की डेट में इंग्लिश इज द कनेक्टिंग लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और संविधान तो बाद में आया। 1917 में भरूच में एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुआ। उस एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। उसमें उन्होंने कहा था कि जब आजादी मिलेगी तो हम इस देश में समान शिक्षा लागू करेंगे और हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करेंगे। हिंदी आज तक राष्ट्रभाषा घोषित नहीं हुई। मतलब 1917 में आजादी बहुत दूर थी उस समय।
तब महात्मा गांधी ने कहा था हम इस देश में समान शिक्षा लागू करेंगे। मंत्री और संत, उनका वर्ड यही था, इस देश में मंत्री और संतरी का बच्चा एक किताब पढ़ेगा। आज की डेट में मिडिल क्लास का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, अपर क्लास का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, हायर इनकम ग्रुप का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, मुस्लिम्स का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, हिंदू का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है। तो जब समान शिक्षा नहीं, इसलिए समता समानता समरसता आ ही नहीं सकती। भाई अलग अलग सब करिकुलम चल रहा है। आईसीएसई बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, सीबीएसई बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, सारे अलग अलग अपने अपने चला रहे। हाँ, एंट्रेंस एग्जाम एक है, इंजीनियरिंग का नीट एक एग्जाम, मेडिकल का आपका एक एग्जाम, क्लैट एक एग्जाम, आईएएस का एक एग्जाम, आईपीएस का एक एग्जाम, सारे एक एग्जाम। एग्जाम एक होंगे लेकिन सिलेबस दुनिया भर के चल रहे हैं, बोर्ड दुनिया भर के चल रहे हैं, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी लोगों को नहीं मिल पा रही। तो मैं ये कह रहा था कि सबसे जो ज्यादा जरूरत है इस सरकार को करने की, वो पहले तो संविधान को 100% लागू कर। आर्टिकल 348 कहता है कि इस देश में सबको 3 लैंग्वेज आनी चाहिए, लिखना पढ़ना बोलना। इसलिए सरकार बेसिक एजुकेशन में 3 लैंग्वेज मैंडेटरी कर दे। इसका मतलब जम्मू कश्मीर वाले को भी 3 लैंग्वेज आनी चाहिए, तमिलनाडु वाले को भी 3 लैंग्वेज आनी चाहिए, यूपी बिहार को सबको 3 लैंग्वेज आनी चाहिए। तो 3 लैंग्वेज क्या हो सकती है? एक हिंदी हो सकती है, सब मैंडेटरी, एक इंग्लिश भी हो सकती है, चलो बाकी एक स्टेट की लैंग्वेज, कश्मीर वाला कश्मीरी सीख ले, बंगाल वाला बंगाली सीख ले, लेकिन कम से कम हिंदी तो मैंडेटरी होनी चाहिए। नहीं हुआ, 3 लैंग्वेज फार्मूला नहीं लागू किया। आर्टिकल 312 कहता है कि इस देश में इंडियन जुडिशियल सिस्टम एग्जाम, इंडियन जुडिशियल सर्विस एग्जाम हो, जैसे आईएएस होता है डीएम के अपॉइंटमेंट के लिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऐसे एक एग्जाम होगा इंडियन जुडिशियल सर्विस, और उसी वो ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होगा, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, और उसी के आधार पे इंडिया लेवल पे जजों का अपॉइंटमेंट होगा। लागू नहीं हुआ। तो हमने कह तो रहा हूं कि 125 बार संविधान बदल दिया, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया, लेकिन 20% संविधान जो देश की एकता और अखंडता को मजबूत करता, देश में भाईचारा स्थापित करता, चाहे वो हिंदी को कनेक्टिंग लैंग्वेज बनाने की बात थी, या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात थी, या 3 लैंग्वेज फार्मूला था, इंडियन जुडिशियल सर्विस थी, या समान शिक्षा थी, समान चिकित्सा थी, समान नागरिक संहिता थी, उस पर काम नहीं हुआ। घुसपैठ नियंत्रण हो, ये इसका प्रावधान हमारे संविधान में है। धर्मांतरण नियंत्रण हो, ये इसका प्रावधान हमारे संविधान में है। जनसंख्या नियंत्रण का प्रावधान हमारे संविधान में, और संविधान के कॉन्करेंट लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब केंद्र सरकार भी कानून बना सकती, जनसंख्या नियंत्रण राज्य सरकार भी बना सकती। कभी आप चर्चा करेंगे तो मैं जनसंख्या पे आपसे अलग से चर्चा करूंगा कि एक अलग विषय है, लेकिन नहीं हुआ उस पे का। तो 20% संविधान बचा हुआ है, और वो इसलिए बचा हुआ है कि सरकारें, राजा हमारे सत्ताजीवी थे, नेता हमारे वोट जीवी हो गए। सत्ताजीवी अपनी सत्ता सुख भोगते रहे, नेता वोट जीवी वोट लेते रहे, और सनातन धर्म सिकुड़ता रहा, सिकुड़ता रहा, सिकुड़ता रहा। अफगानिस्तान से में खत्म हुआ, पाकिस्तान में खत्म हुआ, बांग्लादेश में खत्म हुआ, भारत के 9 राज्यों में भी खत्म हो गया है, और अब जहां बचा हुआ है वहां भी खत्म होने की कगार पर चल। तो सर आपने ये जो सब चीजें बताई, जैसे आपने 2047 का उदाहरण दिया, आपने दूसरी चीजें बताई, तो ये सब तो सरकार को भी पता होगी। तो इस सरकार से हमें इतनी उम्मीदें हैं, तो अगर ये सरकार भी नहीं कर रही तो फिर कौन करेगा? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा। देखिए, अगर एक आप नागरिक के नाते समझे, आप सबकी ड्यूटी है, जुडिशरी की अपनी ड्यूटी है, नागरिकों की अपनी ड्यूटी है, कार्यपालिका की अपनी ड्यूटी है, विधायिका की अपनी ड्यूटी है। जो सबसे बड़ी ड्यूटी आज की डेट में खासतौर पे भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में है, वो ये है कि हेल्दी डिबेट, ऐसे विषयों पे डिबेट हो कि भैया जो हमारे क्या हो रखा है, अरे भाई भारत में खासतौर पे मीडिया में शाम को सारे चैनल बहस करते हैं, 2-2, 3-3 घंटे बहस करते हैं, और नाम भी दिया हुआ है, मुकाबला, हल्ला बोल, दंगल, बड़ी बहस, देश की बात, राष्ट्र की बात, भगवान जाने क्या क्या नाम दिया हुआ। लेकिन होता क्या है, उसमें 3-4 लोग बुला लेंगे और केवल प्रॉब्लम पे तू मैं चलती रहेगी, प्रॉब्लम पे आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, प्रॉब्लम पे नूरा कुश्ती चलती रहेगी। प्रॉब्लम का रूट काज क्या है और उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, उस पर चर्चा नहीं होती।
केवल तू मैं नूरा कुश्ती आरोप प्रत्यारोप करा के वो 1 घंटे की डिबेट निकाल देते। वो चिल्लाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो जब तक मीडिया अपनी ड्यूटी नहीं निभाएगी, देश के जो नागरिक हैं, जो कोई अपनी जाति के आधार पे एसोसिएट है किसी से, कोई मजहब के आधार पे एसोसिएट है, कोई भाषा के आधार पे जुड़ा हुआ है, तो ये जो जातिवादी मानसिकता है, भाषावादी मानसिकता है, क्षेत्रवादी मानसिकता है, मजहबी मानसिकता है, वो नागरिकों को भी हटाना पड़ेगा। और सरकार को निश्चित रूप से, जब एक, जैसे आप चर्चा कर रहे हैं, जब इस पे चर्चा अच्छी हो तो सरकार तो नब्ज टटोलती रहती है कि जनता में क्या हो रहा है। अगर अपने आप प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, अपने आप प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, अपने आप सरकार करेगी। और ये बात तो जैसा आपने कहा, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, अगर मोदी जी भारत में समान शिक्षा लागू नहीं कर पाए तो कोई नहीं लागू कर पाए। मोदी जी अगर भारत में समान नागरिक संहिता नहीं लागू कर पाए, हमें तो कोई नहीं दिख रहा है। अगर मोदी जी भारत में घुसपैठ नियंत्रण कठोर कानून नहीं बना पाए, धर्मांतरण नियंत्रण के खिलाफ कठोर कानून नहीं बना पाए, जनसंख्या नियंत्रण के खिलाफ कठोर कानून नहीं बना पाए, तो कौन बनाएगा? हमको तो कोई नहीं दिख रहा है बनता हुआ। हाँ, हमको ये 2047 2040 जरूर दिख रहा है कि जिस तेजी के साथ, उसका एक और भी बड़ा कारण है, हमारे क्या हो रखा है कि जो रूल ऑफ लॉ, अगर आप इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ इंडिया उठा के देखें, जितने बैड पैरामीटर हैं, घटिया पैरामीटर है, उसमें हम टॉप 20 में। जितने अच्छे पैरामीटर हैं उसमें हम सब आउट ऑफ 50। उदाहरण के लिए, अवैध हथियार रखने के मामले में हम दुनिया में नंबर 2 है, पानी निकालने के मामले में जमीन से नंबर 1 है। तो जो घटिया रैंकिंग है वहां हम टॉप 10 या टॉप 20। लेकिन जितनी अच्छी रैंकिंग है, जहां हमें टॉप 10 में होना है, टॉप 20 होना चाहिए, वहां आउट ऑफ 50 है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 69 प्लेस पे है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 80 स्थान पे है, हैप्पीनेस इंडेक्स में 130वें स्थान पे है, जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स में 135वें स्थान पे है। तो ये जो हमारा इरोजन हो गया, जो बिल्कुल डाउन चले गए, उसका जो सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि सरकारों ने यहां पे लोक लुभावन योजनाएं तो बनाई, लेकिन रिफॉर्म नहीं किया। भारत में मैकाले का बनाया हुआ 1860 का इंडियन पिनल कोड आज भी चल रहा है, 1860 का। मैकाले ने 1861 में पुलिस एक्ट बनाया था, और वो पुलिस एक्ट इसलिए बनाया गया था कि जो यहाँ वायसराय है उनको सिक्योरिटी मिलती रहे, और जो कलेक्टर जो टैक्स कलेक्ट किया करते थे उनको कोई दिक्कत ना आने पाए, उसीलिए एक पुलिस सिस्टम क्रिएट किया गया। वो आज भी चल रहा है। अब चूंकि कानून वही है तो पुलिस वैसे बिहेव कर रही है। अंतर केवल इतना है कि जो पुलिस पहले अंग्रेजों की गुलाम थी, अब वो सत्ता की गुलाम हो चुकी। बंगाल में हिंसा क्यों हो रही है? क्योंकि पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। जब तक मुख्यमंत्री नहीं कह देंगे, जब तक गृह मंत्री नहीं कहेगा, एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे, तो वो रूल ऑफ लॉ कहां से मेंटेन हो? 1872 का एविडेंस एक्ट चल रहा है, उस समय 1872 में एविडेंस एक्ट बनाया गया। अच्छा, इन तीनों कानूनों का पर्पस था भारत में ब्रिटिश हुकूमत की जो है उसको मजबूत रखना। इंडियन पिनल कोड इसलिए बनाया गया, 1861 में पुलिस एक्ट इसलिए बनाया गया, 1872 में एविडेंस एक्ट इसलिए बनाया गया। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं भाई। 1947 के पहले जितने क्राइम हुए थे उसमें ज्यादातर तो अंग्रेजों ने किया। जितनी यहां लूट हुई अंग्रेजों ने किया। जितना यहाँ टैक्स कलेक्शन हुआ, टैक्स के नाम पे यहाँ पे बदतमीजी की गई, लोगों के साथ डंडे चलवाए गए, वो भी उन्हीं लोगों ने किया। लेकिन किसी को सजा हुई क्या? नहीं हुई। तो जिस तरीके से ये कानून था, अंग्रेजों को सजा नहीं हुई, यही कारण अब आजादी की बात चले आई भाई। 600 साल में मुगलों ने जितना लूटा था, 200 साल में अंग्रेजों ने लगभग उतना ही लूटा। और जितना 200 साल में अंग्रेजों ने लूटा था, उतना 50 साल में हमारे नेताओं और नौकरशाहों की टुकड़ी ने लूट लिया। लेकिन आजाद भारत में मुझे कोई एक नाम बताइए जब किसी एक नेता, नौकरशाह, लुटेरे की जिसकी 100% प्रॉपर्टी सीज हुई हो, जिसको आजीवन कारावास मिला हो। मुकदमा चलता रहता, तब तक वो खुद ही ऊपर चले जाते हैं और मुकदमा अपने आप खत्म हो जाता है। तो इसीलिए वो रिफॉर्म करने की जरूरत है। यहाँ पे इलेक्शन रिफॉर्म की जरूरत है, यहाँ पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है, यहाँ जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, यहाँ टैक्स रिफॉर्म की जरूरत है। सिस्टम सब कुछ वही चल रहा है जो अंग्रेजों ने बनाया।
और अंग्रेजों ने बनाया था यहाँ शासन करने के लिए, यहाँ के लोगों पे हुकूमत करने के लिए, यहाँ लोगों को न्याय देने के लिए वो कानून नहीं बनाए थे, इंडियन पिनल कोड, पुलिस एक्ट और एविडेंस एक्ट। लेकिन वो सूट करता है हमारे सत्ता कि लूट, पहले भी लूट तंत्र चलता रहे, किसी कोई न पकड़ा जाए, बाद में भी लूट तंत्र चलता रहे, न पकड़ा जाए। और नतीजा ये है कि आप ये देखिए कि मुकदमे यहाँ सालों साल चलते हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के मुकदमे भी चल रहे हैं। मेरे सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ऐसे मुकदमे आए हैं जो कभी 1960 है, 65 है, और 60 में शुरू हुए थे, आज भी सुप्रीम कोर्ट आके रुके हुए, ये सिस्टम रुके हुए। तो वो रिफॉर्म नहीं हो रहा है। और उसका एक एग्जांपल बताता हूं। छोटे ओवैसी ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मैं पूरे भारत से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। शायद आपने भी सुना होगा, ये कोर्ट जी सुना जी होगा, जी सुना था ना। जी जी अब जब वो छोटा ओवैसी बोला कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, मैं भारत को हिंदू विहीन कर दूंगा, उसको अगर सजा हो गई होती तो दूसरा कोई छोटा ओवैसी बनता क्या? बड़ा क्लियर मैसेज जाता, भैया देखो एक बार बोला और वो तो जेल में चला गया, उसको 10 साल 20 साल सजा हो गई। लेकिन सजा नहीं हुई तो आप एक तरीके से उसको प्रमोट कर, किसी गांव में एक गुंडा निकले, एक आदमी बदमाशी करे, गुंडागिरी करे, आप उसको पकड़ के साल भर के अंदर सजा दे दो, तो दूसरा उसको एक गांव में गुंडा नहीं निकले, सबको पता रहेगा, अरे वो गुंडा, उसने गुंडागिरी किया था, देखो तो जेल में सड़ रहा है। लेकिन अगर आप सजा नहीं दोगे तो देखते देखते वहां पे 10 गुंडे और बन जाएंगे। ये अपराध भी छुआछूत की बीमारी है। तो भारत में आज की डेट में रूल ऑफ लॉ तो है नहीं, यहां तो लोकतंत्र नहीं है, अभीड़ तंत्र चल रहा है। उदाहरण के लिए, आप अगर रूल ऑफ लॉ मानते हैं, कानून को मानते हैं, सब नियम कानून मानते हैं, रेड लाइट तोड़ेंगे तो 5,000 रुपए की पेनल्टी, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे 5,000 रुपए की पेनल्टी। लेकिन आप रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते, आप कानून को नहीं मानते, भारत संविधान को नहीं मानते, आप 200 लोगों 500 लोगों को इकट्ठा करके हाईवे जाम कर लीजिए, जैसा आज की डेट में किसान आंदोलन के नाम पे चल रहा है। दिल्ली का बॉर्डर जाम करके बैठे हुए, 8 महीने से जाम करके बैठे हुए, एक भी केस नहीं हो रहा। जो एक दो के ऊपर केस हुआ था वो कह रहे हैं हम यहां तब उठेंगे जब वो केस उठा लोगे। तो ये क्या तमाशा है? मतलब सारे नियम कानून उनके ऊपर जो नियम कानून मानते हैं, जो नियम कानून नहीं मानते उनके लिए कोई नियम कानून नहीं। 1 लाख, अगर 1,78,1,76,000 करोड़ का जो 2G घोटाला हुआ, उसमें 1 लाख करोड़ भी अगर वसूल लिया गया होता या 50,000 करोड़ भी वसूल लिया होता तो एक मैसेज जाता। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला करने वाले बाहर घूम रहे हैं, गोल्फ खेल रहे हैं, विदेशों में सैर कर रहे हैं, कनी मोजी तो बाइज्जत बरी हो गई। क्यों? वो 1872 का एविडेंस एक्ट चल रहा है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया नहीं। अब जब 2G वाले छूट जाएंगे तो नीचे जो छुट भैये वो कैसे डरेंगे? वो सोचेंगे यार वो फला छूट गया, हम भी छूट जाएंगे। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, 86,000 करोड़ भी हम कहते हैं 10,000 करोड़ की वसूली हो गई होती। न किसी की 100% प्रॉपर्टी सीज हुई, न किसी को लाइफ टाइम मिला, तो चल रहा है। अगस्ता घोटाला ले लो, 2G घोटाला ले लो, कॉमनवेल्थ घोटाला ले लो, इतने सारे घोटाले। हम हो क्या रहा है, हम दुनिया से करोड़ों रुपए दे के हथियार खरीद लेते हैं। अमेरिका को करोड़ों रुपए दे के हथियार खरीदेंगे, वैक्सीन खरीदेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन मुफ्त में उनके कानूनों की नकल नहीं करते। फ्रांस से राफेल खरीद लेते हैं हजारों करोड़ रुपए दे, लेकिन फ्रांस के जो अच्छे कानून हैं उनको मुफ्त में नकल उनकी नहीं करते। भाई हर जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलप बने इसलिए कि उनके पास कुछ न कुछ अच्छाइयां हैं ही। सिंगापुर के पास, जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर में क्या है, आप एक व्यक्ति के नाम पे एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। अगर आपने एक मकान खरीद लिया तो दूसरा मकान आप तभी खरीद सकते हो जो पहला मकान आप सौदा कर लो बेचने के। क्या बढ़िया मॉडल है, सिंगापुर का मॉडल आपको बता रहा हूं। तो जब आदमी 2 नंबर कमाता किस लिए, पैसा कमाता किस लिए, घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कमीशनखोरी, कालाबाजारी करता किस लिए? बेनामी प्रॉपर्टी बनाने के लिए, 10-10 मकान बनाने के लिए, 10-10 गाड़ियां बनाने के लिए। आप सिंगापुर का मॉडल हो गया, आप दूसरी कार तभी खरीद सकते हो जब पहली कार बेचो, आप दूसरा घर तभी खरीद सकते हो जब आप पहला घर बेचो। तो भ्रष्टाचार आदमी करेगा क्या? पैसा खाएगा थोड़ी, लेके पैसा करेगा क्या? अपने आप लोग ईमानदारी से रहने के लिए मजबूर है। तो ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं दुनिया में
दुनिया के कई देशों में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है, दुनिया के कई देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है, दुनिया के कई देशों में करप्शन खिलाफ बहुत अच्छे अच्छे कानून है, लेकिन वो चल रहा है और उसके लिए मैं तो उनको दोष क्यों दूं? वो तो दोषी है ही है। नेताओं ने नहीं किया तो ठीक है, वो तो दोषी है ही, लेकिन मीडिया कौन सी यहाँ पे पाक है? मीडिया ने वो काम नहीं किया जिसको करना चाहिए था। मीडिया ने भी आईना नहीं दिखाया। ये देखो, अमेरिका में ये कानून बहुत बढ़िया चल रहा है, जापान में ये कानून बहुत बढ़िया चल रहा है, सिंगापुर में ये व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, रूस में ये व्यवस्था अच्छी चल रही है, फ्रांस में ये बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। हमने किया ही नहीं। तो इसलिए भारत में न जातिवाद कम हो रहा है, न भाषावाद कम हो रहा है, न कट्टरवाद कम हो रहा है, न नक्सलवाद कम हो रहा है, न माओवाद कम हो रहा है, न मजहबी उन्माद कम हो रहा है, न जमाखोरी कम हो रही है, न कालाबाजारी कम हो रही है, न मिलावटखोरी कम हो रही है, न मुनाफाखोरी कम हो रही है। सब कुछ एज इट इज चल रहा है। सर, अजीज दोस्तों, आपने देखा आज का प्रोग्राम। ये अश्विनी जी के साथ हमारा 4 विशेष मुद्दों पे डिस्कशन का ये जो प्रोग्राम है, उसमें पहला मुद्दा आज हमने डिस्कस किया, भारत के सेक्युलरिज्म की गलत जो सिस्टम है उसको किस तरह करेक्ट करना, माइनॉरिटीज, अपीसमेंट पॉलिटिक्स, इन सब चीजों के हवाले से आज हमने डिस्कस किया। आगे कल आपको भारत की पॉपुलेशन के हवाले से इस पे बताया जाएगा कि भारत में पॉपुलेशन की ग्रोथ और उसके रिलेटेड जो इश्यूज हैं, करप्शन और इलीगल माइग्रेशन वगैरह, उस पर डिस्कशन की जाएगी। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड और फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के ऊपर। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग अस। कीप सपोर्टिंग, कि आपके सपोर्ट पे ही हम चलते हैं। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।